सभी को नमस्कार। उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की इस क्लास जीएसटी को कंप्लीट करेंगे और 50 क्वेश्चन जीएसटी को लेकर बात करेंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अभी एनटीपीसी में क्वेश्चन बने और ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम है, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, यहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं। और ये 10 मिनट की क्लास जो है ना, ये आपको एक चैप्टर देके जाती है। मैं ये मानता हूं अगर 10 मिनट में आप किसी बुक को उठाएंगे, उसे सर्च करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, सही गलत देखेंगे, शायद आपको आधा दिन निकल जाए, लेकिन ये कंप्लीट 10 मिनट आपको एकदम से टॉपिक कवर कराते हैं। तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तो आप करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा सबसे अच्छी बात है, इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड करके टेलीग्राम से अच्छे से अपना रिवीजन कर सकते हैं। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जीएसटी से रिलेटेड हमारे पास 50 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जीएसटी को लेकर। और पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जीएसटी की फुल फॉर्म, मतलब जीएसटी 4 भागों में है। कौन कौन से 4 भाग जीएसटी के हैं हमारे पास, आपको बताना है। जीएसटी के कौन कौन से 4 भाग हैं ये आपको बताना है। सबसे पहले कौन कौन से आते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। ये हमारे पास जीएसटी के 4 पार्ट हैं जीएसटी के। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, तो आपको पता है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। 3 अगस्त 2016 को ये राज्यसभा में, 8 अगस्त 2016 को ये लोकसभा में, और 8 सितंबर को इस पर सहमति मिलती है किसकी, वो थे हमारे पास राष्ट्रपति महोदय की। सबसे लास्ट में लागू किया जम्मू कश्मीर में, सबसे पहले लागू करने वाला था असम। ठीक है, जीएसटी में 15 नंबर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। जीएसटी के विपक्ष में 11 वोट डली थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं वो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं, वित्त मंत्री। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है, तो भारत 161वां देश है। भारत का मॉडल कनाडा से लिया गया है और सबसे पहले जीएसटी फ्रांस ने लागू की थी, कब, 1954 में। इसके अलावा जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो कनाडा से ली गई है भारत में जीएसटी का मॉडल। जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे हमारे पास असीम दास गुप्ता, पहले जीएसटी के अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल लाया गया, तो संविधान संशोधन बिल था 122वां, और कौन सा संविधान संशोधन था, वो था 101वां संविधान संशोधन। और जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो संविधान संशोधन बिल कौन सा था, वो था 122वां। राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो राज्यसभा में 3 अगस्त, लोकसभा में 3 अगस्त को लागू हुआ राज्यसभा में, 8 अगस्त को लागू हुआ लोकसभा में, और 8 सितंबर को राष्ट्रपति की अनुमति। तो 3 अगस्त 2016 को कब लागू हुआ, राज्यसभा में। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल को कब पास किया गया, तो 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में पारित हुआ। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली, तो 8 सितंबर सन 2016 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। कौन से संविधान संशोधन के आधार पर जीएसटी को लागू किया गया, 101वां संविधान संशोधन था जिसके आधार पर जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी के अंतर्गत कितने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर और कितने अधिभार को शामिल किया गया है, तो आप याद रखेंगे 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। इनडायरेक्ट टैक्स कितने, 17 है ना। नेक्स्ट अगला, जीएसटी पंजीकरण में कितनी हमारे पास डिजिट होती है, 15 डिजिट होती है। अगर जीएसटी की कोई चोरी करता है तो उसे 5 साल की सजा भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, जीएसटी निर्धारित की दरें कौन कौन सी हैं, तो जीएसटी की निर्धारित दरें हैं 5%, 12%, 18% और 28%। ये दरें हैं जीएसटी की, 5, 12, 18 और 28। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो जीएसटी परिषद की स्थापना को लेकर आपको बताना है कब जीएसटी परिषद की स्थापना हुई थी। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया भी था जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो जीएसटी दिवस तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 1 जुलाई को ही संविधान संशोधन लागू हुआ था। जबकि हम बात करें जीएसटी परिषद की स्थापना को लेकर, तो 12 सितंबर सन 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना हुई। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहां लागू किया गया, तो सबसे पहले जीएसटी जो फ्रांस में 1954, भारत में असम और सबसे बाद में भारत में जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। भारत में कब और किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू हुआ, तो आप याद रखें असम में 12 अगस्त 2016 को ही जीएसटी लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट, वर्तमान में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वर्तमान में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर है हमारे पास अमिताभ बच्चन। कौन है, अमिताभ बच्चन है। नेक्स्ट, भारत में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी को रखा है, तो भारत ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो आप कहेंगे भारत ने अनुच्छेद 279A के अंतर्गत जीएसटी को रखा है। जीएसटी परिषद कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी,
कितनी होती है? तो कितनी है? 33 सदस्य होते हैं जीएसटी परिषद में, 33। एनटीपीसी के लिए मैं आपको 4 स्टेप बता रहा हूं, आप यकीन मानिएगा अगर आपने 4 स्टेपों को फॉलो कर लिया तो बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर एग्जाम में कर जाओगे। आपको 4 स्टेप ये फॉलो करने हैं। 100 टॉपिक जो एनटीपीसी ने पिछली बार, यानी एनटीपीसी ग्रेजुएट, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और इस बार का एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर, उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स पूछे गए और वो छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे थे जो हर कोई लास्ट टाइम रिवीजन नहीं करता। देखो हम बड़े बड़े टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं जो ट्रेंडिंग है, लेकिन छोटे लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवे, पोर्ट्स, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक पूछे जाते हैं एनटीपीसी में। इन्हें हम ना तो फाइनल रिवीजन करके जाते हैं, ना ही हमारे पास इनके नोट्स होते हैं। तो इनका फाइनल रिवीजन आपको करके जाना है। ऐसे ही आप बैठे होगे एक सरकारी पद पर मेरी तरह, अगर मेरी चीजों को फॉलो आपने किया तो छोटे छोटे टॉपिक है जैसे लोक नृत्य, वादक और वाद्य यंत्र, शास्त्रीय नृत्य, यूनेस्को और प्रमुख घराने। तो ऐसे ऐसे जैसे पिछली बार इनसे किसी से 2 नंबर, किसी से 1 नंबर, किसी से 1 नंबर, किसी 2 नंबर, किसी 1 नंबर, इस तरीके का पूछा गया। तो इनका कंपाइल मैंने कर दिया है सारे के सारे 100 टॉपिक्स का। दूसरा आपको टारगेट क्या करना है? दूसरा आपको टारगेट करना है यहां पर टॉप 40 टॉपिक। टॉप 40 टॉपिक ये वो हैं जो एनटीपीसी नहीं बल्कि हर एक वनडे एग्जाम बार बार पूछता है। कौन से 40 टॉपिक? तो आप जब यहां पर आओगे तो आपको दिखाई देंगे हमारे पास कंप्लीट 40 टॉपिक, ये वाला 40 टॉपिक वाला पार्ट, ये एनटीपीसी के 40 टॉपिक। जैसे साइबर अपराध से लेकर, आप देखोगे साइबर अपराध से लेकर हर प्रमुख पुस्तक और लेखक, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये हमने 40 टॉपिक पढ़े और पूरी की पूरी जीएस रिवाइज हो गई। इतना कॉन्फिडेंस अंदर से डेवलप होगा कि आपको लगेगा कि मैं कुछ ही घंटों में पूरी जीएस रिवाइज कर गया। तो इस तरीके के 40 टॉपिक हैं जो हर एक सब्जेक्ट और हर एक टॉपिक को टच करते हुए निकल रहे होंगे बेहतरीन कंटेंट के साथ। इसके अलावा आपको 1 साल के करंट अफेयर पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि रेलवे मतलब करंट अफेयर का सबसे बड़ा रोल रहेगा। तो इसमें 1500 से ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं जिसका आप अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम से पहले जरूर जाना। क्लियर है? तो ये आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला आपको स्टेप फॉलो करना छोटे छोटे टॉपिक्स 100। दूसरा स्टेप फॉलो करना लुसेंट वाला पार्ट। इसके अलावा एनालिसिस जो अभी हाल ही में पेपर हुआ था उसके आधार पर, चाहे आप इस वाले को कर लो चाहे आप इस वाले को कर लो, बात एक ही है। ठीक है? अगर मैं बात करूं 40 टॉपिक मतलब रामबाण, कुछ करो मत करो ये कर जाओ बस, है ना। इसके अलावा आपको करंट अफेयर ये आपको फॉलो करना पड़ेगा और अच्छे से रिवीजन कर जाओ। इतना मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आप 100% रेलवे में अच्छे से जॉब कर रहे होंगे। लेकिन जो मैंने कहा उन चीजों पर अगर आप अमल कर जाओगे तो, है ना, उन चीजों पर आप अमल कर जाओगे तो आप 100% सिलेक्शन ले जाओगे। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? कौन सी समिति थी? तो वो थी हमारे पास विजय केलकर समिति। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर क्या आए थे? मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया था सोवियत संघ के यहां से 42वें संविधान संशोधन के आधार पर। तो वो थी स्वर्ण सिंह समिति। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कितनी वोट डली थी? तो जीएसटी विधेयक के पक्ष में हमारे पास कितनी वोट डली थी? वो थी 336। कितनी डली थी? 336 जो है वोट डली थी जीएसटी। और विपक्ष में कितनी डली थी? 11 वोट डली थी। जीएसटी विधेयक के विपक्ष में कुल कितनी वोट डली थी? तो आप कहेंगे जीएसटी विपक्ष में कुल 11 वोट डली थी। कितनी? 11। नेक्स्ट, जीएसटी चोरी करने पर कितने सालों की सजा होती है? तो जीएसटी चोरी करने पर 5 सालों की सजा होती है, 5 ईयर सजा। ठीक है? नेक्स्ट, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो आप सभी को पता होना चाहिए जीएसटी एक अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है जीएसटी। कैसे? इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है जीएसटी। जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन सा था? तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, जीएसटी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? असम था। जबकि जीएसटी को लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन सा था? वो था हमारे पास जम्मू कश्मीर। कौन था? जम्मू कश्मीर था, जिसने सबसे बाद में जीएसटी को लागू किया। भारत में जीएसटी कर का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच कितने कितने परसेंट किया गया है? तो केंद्र और राज्य के बीच जीएसटी का बंटवारा जो है 50-50% है, 50-50% है केंद्र और राज्य, स्टेट और सेंटर के बीच। नेक्स्ट आता है हमारे पास केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक की कहां पर आयोजन किया गया? तो यह आयोजन किया गया था श्रीनगर में। कहां पर? श्रीनगर में आयोजन किया गया था जीएसटी परिषद का। ठीक है? कहां पर? सॉरी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 47वीं परिषद का। कहां पर? चंडीगढ़। ठीक है? इसके अलावा मैं बात करूं किसको लेकर? निर्मला सीतारमण को लेकर, तो लगातार सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण। ठीक है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहां पर है? तो ये मुख्यालय हमें देखने को मिलता है दिल्ली में। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी परिषद का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो 279A से संबंधित है जीएसटी परिषद। अब आपको इसका आंसर होमवर्क में देना है। ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन। आपको बताना कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में देखने को मिलता है। और मुझे एक बार बताएंगे आप सभी को वीडियो कैसी लगी। क्या आपका 7 से 8 मिनट में पूरा जीएसटी कंप्लीट हो गया?
हाँ या ना आपके बिल्कुल हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन सारे के सारे जीएसटी से बनते हैं। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो अभी से आप प्रिपेयर होकर चलो। लास्ट टाइम एग्जाम में ये मत सोचना कि भैया इससे एक क्वेश्चन आ रहा, दो क्वेश्चन आ रहे हैं, इन टॉपिक को जल्दी जल्दी पढ़ो। आपके पास अभी टाइम है, ग्रुप डी के लिए भी, अंडर ग्रेजुएट के लिए भी और दिल्ली पुलिस के लिए भी। अभी से टाइम बनाते हुए इस 10 मिनट की सीरीज को कंप्लीट करते हुए चलो। हो सके तो इस वीडियो को 2 बार सुनो ताकि दिमाग में साथ ही साथ बैठे। और इसकी जो पीडीएफ है आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहां पर जाइएगा, वहां से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके एक अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो इस पीडीएफ को सेव करके रखिएगा ताकि लास्ट टाइम एग्जाम टाइम में आप रिवीजन कर सको। वीडियो को लाइक और शेयर करना है, साथ के साथ एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना है। आप सभी को ये क्लास कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद। सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की ये छोटी सी क्लास, 10 मिनट से कम की क्लास, आपको कंप्लीट प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और मॉडर्न हिस्ट्री के जो प्रमुख युद्ध हैं उनकी ईयर्स को, उनके किन के बीच हुआ, इन सभी को डिटेल में जानने का एक मौका देगी। उम्मीद है ये 10 से 15 मिनट आपकी बहुत हेल्प कर रहे होंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आप खुद से क्वेश्चन ढूंढना चाहेंगे तो शायद आपको दिन भर निकल जाए, 4-5 घंटे निकल जाए, लेकिन मैं आपको 10 से 15 मिनट के अंतर्गत ही पूरा का पूरा चैप्टर कवर करा देता हूं। आज हम टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, किससे रिलेटेड, जितने भी युद्ध हमारे पास हैं उन सभी की ईयर और किन किन के बीच लड़ेंगे। केवल आपको वीडियो को अच्छे से सुनना है। इसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और कमेंट बॉक्स में पिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। हमारे पास हाइडेस्पीस का युद्ध कब लड़ा गया? तो हाइडेस्पीस का युद्ध जो है किन किन के बीच लड़ा गया था? तो राजा पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था हाइडेस्पीस का युद्ध। ये झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था और झेलम का पुराना नाम है वितीस था, इसलिए इस युद्ध को कहा जाता है वितीस था का युद्ध। ठीक है, और इसमें आम्बी जो था उसने किसका साथ दिया था? सिकंदर ने, जो कि राजा पोरस के मामा का लड़का था, इसीलिए उसे प्रथम देशद्रोही की संज्ञा भी दी जाती है। और ये लड़ा गया था 326 बीसी में और सिकंदर की डेथ हो गई थी 323 बीसी में। सिकंदर की डेथ भी हो गई थी, आप ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा तराइन फर्स्ट को लेकर बात करें, तराइन फर्स्ट 1191 में लड़ा गया, तराइन सेकंड 1192 में लड़ा गया और तराइन थर्ड जो है वो 1215 में लड़ा गया। इसके अलावा तराइन फर्स्ट जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। तराइन सेकंड मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई। और तराइन थर्ड जो है याल्दूज और इल्तुतमिश के बीच लड़ा गया। ये युद्ध और आपको याद रखें एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। नेक्स्ट, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? तो कलिंग के युद्ध को लेकर बात करें तो वो शासक बनता है अशोक 269 बीसी में। उसके 8वें वर्ष वो कलिंग का युद्ध लड़ता है और ये ईयर था हमारे पास 261 बीसी। इसका जो प्रमाण है वो 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है अशोक के। और इसके बाद उसने नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था उपगुप्त और निर्ग्रोध की सहायता से। किसने? अशोक ने। ठीक है, इसके अलावा प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1740-48, सेकंड आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 54 और थर्ड जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध है वो 1756 से लेकर 63 के बीच लड़ा गया था। ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में इस पार्ट को भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? कौन कौन सा? प्रथम आंग्ल कर्नाटक 1740 से 48, सेकंड 49 से 54 और थर्ड 56 से 63 के बीच। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, सिंध का युद्ध कब लड़ा गया? सिंध का युद्ध मतलब सिंध पर आक्रमण किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 1712 एडी में और यह प्रथम मुस्लिम आक्रमण कहा जाता है। और इसने सबसे पहले यहां पर आकर भारत में जजिया कर भी लगाया था और इसने सिंध वाले क्षेत्र पर क्या है आक्रमण किया था। अगर बात करें इसके अलावा भी आपको याद रखना है तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? 1712 एडी में ये युद्ध लड़ा गया था। 1712 एडी में क्या किया था? इसने आक्रमण किया था। क्लियर है? इसके अलावा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 69 के बीच, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 के बीच और थर्ड 1790 से लेकर 92 के बीच और फोर्थ जो है 1799 में लड़ा गया था हमारे पास प्रथम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये आपको ईयर एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, तराइन प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तराइन फर्स्ट, तो मैंने आपको बताया था तराइन फर्स्ट 1191 में लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। सेकंड भी 1192 में लड़ा गया दोनों के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है। इसके अलावा 1194 में एक युद्ध लड़ा गया चंदावर का युद्ध, और चंदावर का युद्ध जो है वो राजा जयचंद और किसके बीच हुआ? राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा भारत पाक पहला युद्ध 1965, भारत पाक सेकंड युद्ध 1971 जिसमें इंडिया जीता,
कारगिल युद्ध में भी इंडिया जीता जो कि 1999 में हुआ, और भारत चाइना युद्ध 1962 में हुआ। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप याद रखेंगे जो एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट, तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो इसमें ईयर जो है आप ऑप्शन नंबर ई बना के लिख लेना, 1215 का ईयर था जब हमारे पास क्या लड़ा गया था, जब हमारे पास युद्ध लड़ा गया था तराइन तीसरा, और किसके बीच? यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच। नेक्स्ट, तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? ये था हमारे पास 1215 का ईयर। नेक्स्ट, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो मैंने आपको बताया चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? गौरी और राजा जयचंद के बीच, जो कि कन्नौज के राजा थे। और इसमें जीत किसकी होती है? तो इसमें जीत होती है हमारे पास गौरी की, है ना। इसमें जीत किसकी होती है? इसमें जीत होती है गौरी की। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? देखिएगा, पानीपत लड़ा गया 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 1527 में लड़ा गया खानवा, राणा सांगा और बाबर के बीच। उसके बाद आता 1528, पानीपत, खानवा, है ना, चंदेरी, मेदिनी राय और बाबर के बीच। और चौथा आता घाघरा का युद्ध जो कि अफगान और बाबर के बीच लड़ा गया 1529 में। ठीक है, ये चारों युद्धों में जीत बाबर की होती है। आप याद रखेंगे, क्रम याद रखेंगे, 1526, 27, 28 और 29। सबसे पहले आया पानीपत, फिर खानवा, फिर चंदेरी और उसके बाद घाघरा। ठीक है, तो कौन सा युद्ध था? पानीपत फर्स्ट कब लड़ा गया? 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और इसी युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव डली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता अगला, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो चंदेरी खाना, है ना, चंदेरी खानवा। तो चंदेरी और खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। एनटीपीसी के लिए मैं आपको 4 स्टेप बता रहा हूं, आप यकीन मानिएगा अगर आपने 4 स्टेपों को फॉलो कर लिया तो बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर एग्जाम में कर जाओगे। आपको 4 स्टेप ये फॉलो करने हैं। 100 टॉपिक जो एनटीपीसी ने पिछली बार, यानी एनटीपीसी ग्रेजुएट, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और इस बार का एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर, उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स पूछे गए। और वो छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे थे जो हर कोई लास्ट टाइम रिवीजन नहीं करता। देखो, हम बड़े बड़े टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं जो ट्रेंडिंग है, लेकिन छोटे लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवे, पोर्ट्स, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक पूछे जाते हैं एनटीपीसी में। इनका हम ना तो फाइनल रिवीजन करके जाते हैं, ना ही हमारे पास इनके नोट्स होते हैं। तो इनका फाइनल रिवीजन आपको करके जाना है। ऐसे ही आप बैठे होगे एक सरकारी पद पर मेरी तरह, अगर मेरी चीजों को फॉलो आपने किया तो छोटे छोटे टॉपिक है जैसे लोक नृत्य, वादक और वाद्य यंत्र, शास्त्रीय नृत्य, यूनेस्को और प्रमुख घराने। तो ऐसे ऐसे, जैसे पिछली बार इनसे किसी से 2 नंबर, किसी से 1 नंबर, किसी से 1 नंबर, किसी 2 नंबर, किसी से 1 नंबर, इस तरीके का पूछा गया। तो इनका कंपाइल मैंने कर दिया है सारे के सारे 100 टॉपिक्स का। दूसरा आपको टारगेट क्या करना है? दूसरा आपको टारगेट करना है यहां पर टॉप 40 टॉपिक। टॉप 40 टॉपिक ये वो हैं जो एनटीपीसी नहीं बल्कि हर एक वनडे एग्जाम बार बार पूछता है। कौन से 40 टॉपिक? तो आप जब यहां पर आओगे तो आपको दिखाई देंगे हमारे पास कंप्लीट 40 टॉपिक, ये वाला 40 टॉपिक वाला पार्ट, ये एनटीपीसी के 40 टॉपिक। जैसे साइबर अपराध से लेकर, आप देखोगे साइबर अपराध से लेकर हर प्रमुख पुस्तक और लेखक, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये हमने 40 टॉपिक पढ़े और पूरी की पूरी जीएस रिवाइज हो गई। इतना कॉन्फिडेंस अंदर से डेवलप होगा कि आपको लगेगा कि मैं कुछ ही घंटों में पूरी जीएस रिवाइज कर गया। तो इस तरीके के 40 टॉपिक हैं जो हर एक सब्जेक्ट और हर एक टॉपिक को टच करते हुए निकल रहे होंगे बेहतरीन कंटेंट के साथ। इसके अलावा आपको 1 साल के करंट अफेयर पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि रेलवे मतलब करंट अफेयर, करंट अफेयर का सबसे बड़ा रोल रहेगा। तो इसमें 1500 से ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं जिसका आप अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम से पहले जरूर जाना। क्लियर है? तो ये आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला आपको स्टेप फॉलो करना छोटे छोटे टॉपिक्स 100। दूसरा स्टेप फॉलो करना लूसेंट वाला पार्ट। इसके अलावा एनालिसिस जो अभी हाल ही में पेपर हुआ था उसके आधार पर, चाहे आप इस वाले को कर लो चाहे आप इस वाले को कर लो, बात एक ही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 40 टॉपिक मतलब रामबाण, कुछ करो मत करो ये कर जाओ बस, है ना। इसके अलावा आपको करंट अफेयर ये आपको फॉलो करना पड़ेगा और अच्छे से रिवीजन कर जाओ। इतना मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आप 100% रेलवे में अच्छे से जॉब कर रहे होंगे। लेकिन जो मैंने कहा उन चीजों पर अगर आप अमल कर जाओगे तो, है ना, उन चीजों पर आप अमल कर जाओगे तो आप 100% सिलेक्शन ले जाओगे। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया? सबसे लास्ट में घाघरा एकमात्र ऐसा युद्ध जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था, तो ये था 1529 में लड़ा गया था हमारे पास। कौन सा? वो था घाघरा। चौसा का युद्ध, देखिएगा 3 युद्ध आते हैं चौसा, इसके अलावा कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध और सिरहिंद का युद्ध, है ना। देखो 1539 में लड़ा गया चौसा का युद्ध जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें हुमायूं हार गया।
उसके बाद 1540 में लड़ा गया कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध, जिसमें पूर्ण रूप से हुमायूं हार गया, किससे? शेरशाह सूरी से। उसके बाद आता सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया, जिसमें जो है हुमायूं ने दोबारा अपनी सत्ता हासिल कर ली थी। ये 3 युद्ध आप याद रखेंगे, जिसमें चौसा का युद्ध जो है वो 1539 में होता है। चौसा कब? 1539 में होता है चौसा। कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया? तो आप याद रखेंगे कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा जाता है, कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत सेकंड। तो पानीपत सेकंड हमारे पास कब लड़ा गया था? 1556 में लड़ा गया था, हेमू और अकबर के बीच पानीपत सेकंड। और पानीपत थर्ड लड़ा गया था 1761 में, किसके बीच? मराठा और इब्राहिम, मराठा और क्या कहते हैं, अफगान से जो आया था एक शासक, उसके बीच। ठीक है। उसके बाद आता तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? तालीकोटा। तो तालीकोटा लड़ा गया 1565 में, तालीकोटा का युद्ध 1565, तालीकोटा का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 में लड़ा गया, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, 1576। नेक्स्ट आता है प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? तो मैंने आपको 3 ईयर बताए। मैंने कहा 1740 से लेकर 48 प्रथम आंग्ल कर्नाटक, सेकंड 1754 से लेकर 56 और 56 से लेकर 63, ऐसे युद्ध लड़े गए। तो आप याद रखेंगे हमारे पास 1740 से लेकर 48 में प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ। सेकंड आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है वो 49 से लेकर 54 और तीसरा 54 से लेकर 63 के बीच लड़ा गया। 56 से लेकर 63, सॉरी 56 से 63। पहला लड़ा गया हमारे पास 1740 से 48, 1749 से 54 सेकंड, और थर्ड जो लड़ा गया वो था हमारे पास 1756 से लेकर 63। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध हमारे पास 1757 में लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध 1757। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया? तो वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में, 1760 में होता है वांडीवास का युद्ध, इसका वांडीवास का युद्ध। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो मैंने आपको बताया था 1761 में लड़ा गया था, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच पानीपत। पानीपत है कहां पर? हरियाणा में है पानीपत। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध, और इसी के बाद अंग्रेजों की वास्तविक सत्ता स्थापित होती है भारत में। नेक्स्ट प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपको बताना है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को लेकर, इसमें शायद ऑप्शन कट है ना, ऑप्शन कट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को लेकर। ठीक है, चलेगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ऑप्शन नंबर डी बना के लिख लेना, ये लड़ा गया था 1763 से लेकर 67 से लेकर और 69 के बीच, है ना। 1763 67 से लेकर 69 के बीच लड़ा गया था। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84, उसके बाद 90 से 92 और 1799, 3 युद्ध, है ना। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तृतीय 90 से 92 और उसके बाद 99, है ना। चौथा कब लड़ा गया? तो ये 99 यानी 1798 से लेकर 99 करेक्ट होगा, है ना। नेक्स्ट चिलियानवाला का युद्ध कब लड़ा गया? चिलियानवाला। तो चिलियानवाला के युद्ध को लेकर बात करें, ये ईयर था हमारे पास कौन सा? ये ईयर था 1849, जब चिलियानवाला का युद्ध लड़ा गया। 1849 में चिलियानवाला। भारत और चाइना के बीच युद्ध कब लड़ा गया? 1962, और भारत और पाक के बीच 1965, 1971 और कारगिल 1999। नेक्स्ट भारत पाक कब लड़ा गया युद्ध? तो इनमें से 1965, उसके बाद 1971 सेकंड लड़ा गया। भारत पाक दूसरा युद्ध कब हुआ? 1971 में भारत पाक का सेकंड युद्ध हो गया है। नेक्स्ट कारगिल युद्ध कब होता है? तो 1999 में होता है कारगिल युद्ध, कारगिल वॉर होता है। अब आपका आंसर, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। मैंने आपको सारे के सारे जरूरी फैक्ट और क्वेश्चन जो है वो युद्धों से लेकर करा दिए हैं। उम्मीद है छोटी सी वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होगी। एक लाइक तो बनता है, दूसरा कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट नेक्स्ट टॉपिक के लिए, और एक छोटी सी कमेंट छोड़कर जाएंगे आप सभी को ये क्लास कैसी लग रही है, कि 10 से 15 मिनट आपका पूरा रिवीजन कराने हाँ या ना मुझे बता के जाएंगे। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। नेक्स्ट ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ 10 मिनट में रिवीजन के थ्रू मिलते हैं। ख्याल रखिएगा अपना और अच्छे से वीडियो को शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर। सभी को नमस्कार, उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये 10 मिनट शो रामबाण है आपके लिए। मैं ये मानता हूं इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। 10 से 12 मिनट में पूरे के पूरे चैप्टर के लगभग 50 से लेकर 100 क्वेश्चन लगाना मामूली बात नहीं है। आप खुद बैठेंगे एग्जाम में, मतलब खुद बैठेंगे कॉपी किताब लेकर, आपको शायद 2-3 घंटे तो ये डिसाइड करने में लग जाए किस बुक से लगाएं, कहां पर क्वेश्चन मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कौन सा गलत है कौन सा सही है। जबकि 10 से 12 मिनट में आपके पूरा का पूरा चैप्टर विद एमसीक्यू कवर हो रहा है। मैं इससे बेस्ट कुछ नहीं मानता। ये क्लास केवल सुपर फास्ट रिवीजन के लिए है, और सबसे बड़ी बात है इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इससे रिवीजन कर लेना, ताकि आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो। इस सीरीज को बिल्कुल मिस मत करना। अब से पहले इसकी कई क्लासें हो चुकी हैं, उन क्लासों को भी देख लेना, ताकि आपकी कोई सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। लास्ट टाइम जब एग्जाम में बैठो तो ऐसा ना हो कि आप ये टॉपिक आ रहा वो टॉपिक आ रहा, नहीं, हम सारे के सारे टॉपिक को कवर करेंगे जो सबसे बेस्ट है।
ठीक है, बिना टाइम गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं और टॉप 70 क्वेश्चन है मंदिर यानी टेंपल्स को लेकर। आप आंसर करते हुए सोचते हुए चलेंगे, मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, केवल आपको प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से करनी है। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर देखने को मिलता है? आपसे पूछेगा मार्तंड सूर्य मंदिर कहां पर है, तो आप कहेंगे वो हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, अमरनाथ जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, बद्रीनाथ और केदारनाथ जम्मू कश्मीर में देखने सॉरी आपको आपसे पूछेगा कि आपको यह बताना है कोणार्क कहां पर है, तो आप कहेंगे उड़ीसा में है, मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में है, अमरनाथ जम्मू कश्मीर में है, इसके अलावा केदारनाथ बद्रीनाथ उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, है ना। इसके अलावा एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। खजुराहो मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे मंदिर हैं जो जरूरी हैं। तो आपसे पूछेगा कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है, ओडिशा में है। इसके अलावा गोवा में हमें एक बड़ा अच्छा मंदिर देखने को मिलता है, कामाख्या मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओंकारेश्वर मंदिर कहां पर है, ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर। इसके अलावा आप याद रखेंगे महाकालेश्वर, ये दोनों की दोनों हमें कहां पर देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, और ओंकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी नारायण मंदिर कहां पर है, जिसे अक्षरधाम कहते हैं, आप सभी को पता है, नई दिल्ली में देखने को मिलता है, लोटस टेम्पल और अक्षरधाम। नेक्स्ट स्वामी नारायण मंदिर हो गया। स्वर्ण मंदिर कहां पर है, आप सभी को पता है, स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर पंजाब में देखने को मिलता है स्वर्ण मंदिर। सास बहू मंदिर कहां पर देखने को मिलता है, तो सास बहू मंदिर हमें उदयपुर में भी है राजस्थान, और ग्वालियर मध्य प्रदेश में ही है। दांत का मंदिर हमें श्रीलंका में देखने को मिलता है, दांत का मंदिर, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर देखने को मिलता है, तो तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर जो है हमें ये कर्नाटका में देखने को मिलता है। इसे गलती से गलत टिक मत कर देना, कभी हिमाचल प्रदेश टिक कर दो। ये कहां पर है, तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर, ये हमें देखने को मिलता है कर्नाटका में। कहां पर, कर्नाटका में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देते हैं, अमरनाथ कहां पर है, तो मैंने आपको बताया अमरनाथ जम्मू कश्मीर में है, केदारनाथ बद्रीनाथ हमें उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। खजुराहो कहां पर है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है। सारनाथ कहां पर है, सारनाथ हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। आपसे पूछेगा कि हमारे पास एक ज्योतिर्लिंग है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, काशी विश्वनाथ है, ठीक है। खजुराहो कहां पर है, मध्य प्रदेश में खजुराहो है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर कहां पर है, तो पूरी उड़ीसा में हमें जगन्नाथ मंदिर देखने को मिलता है। श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर कहां पर है, तो श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल जो है ये तमिलनाडु में है। श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल टिक करके अमृतसर मत चले जाना, ये श्रीपुरम जो है तमिलनाडु का है। राजा रानी मंदिर कहां पर देखने को मिलता है, तो राजा रानी मंदिर अगर आपसे पूछे तो मध्य प्रदेश इंदौर, भुवनेश्वर उड़ीसा, हम्पी कर्नाटका, या फिर हमें देखने को मिलता है जयपुर राजस्थान। तो आप याद रखेंगे ये हमें देखने को मिलता है कहां पर, बहुत बढ़िया, ये हमें भुवनेश्वर उड़ीसा में देखने को मिलता है राजा रानी मंदिर। नेक्स्ट बद्रीनाथ कहां पर है, तो केदारनाथ और बद्रीनाथ हमें उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं, मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा होता है, तो वो होता है मंदिर का गर्भगृह, जहां पर प्रतिमा होती है उसे कहते हैं गर्भगृह, और ये मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है गर्भगृह। नेक्स्ट, रथ मंदिर कहां पर देखने को मिलते हैं, तो रथ मंदिर कहां पर है, महाबलीपुरम में है, तमिलनाडु में, है ना। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहां पर है, केरला में है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। सबरीमाला मंदिर कहां पर है, सबरीमाला भी हमें केरला में देखने को मिलता है, सबरीमाला। माता वैष्णो देवी कहां पर है, तो आप सभी को पता है ट्रेन भी चलती है दिल्ली से कटरा, और ये कहां पर है, कटरा जम्मू कश्मीर में है माता वैष्णो देवी। केदारनाथ बद्रीनाथ कहां पर है, तो आपके उत्तराखंड में है केदारनाथ बद्रीनाथ। मल्लिकार्जुन कहां पर है, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन है। प्रेम मंदिर कहां पर है, तो आप सभी को पता है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हमें देखने को मिलता है कौन सा, प्रेम मंदिर। रघुनाथ मंदिर कहां पर देखने को मिलता है, तो रघुनाथ मंदिर हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। रघुनाथ मंदिर कहां पर, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है हमें रघुनाथ मंदिर। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन, सिद्धि विनायक मंदिर कहां पर है, तो मुंबई के महाराष्ट्र में है सिद्धि विनायक मंदिर, और इसके अलावा एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं भी हैं। तिब्बती बालाजी या फिर श्री वेंकटेश्वर मंदिर कहां पर है, तो ये चित्तूर आंध्र प्रदेश में है वेंकटेश्वर मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है, तो विरूपाक्ष मंदिर हमें हम्पी कर्नाटका में देखने को मिलता है, विरूपाक्ष मंदिर। अगला क्वेश्चन, नटराज मंदिर कहां पर है, तो नटराज मंदिर है तमिलनाडु में, कहां पर है, तमिलनाडु में है नटराज मंदिर। मामा भांजा मंदिर कहां पर है, एक बार आप इसे बताएंगे, आंसर करेंगे, कहां पर है मामा भांजा मंदिर, मामा भांजा मंदिर। तो अगर हम मामा भांजा मंदिर को लेकर बात करें तो हमें कहां पर देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे बारसूर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है मामा भांजा मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहां पर है, सोमनाथ को प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो कि एक समुद्र के तट पर है, और ये देखने को मिलता है हमें कहां पर, गुजरात में है। कौन सा, सोमनाथ मंदिर, कहां पर, गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। ज्वालामुखी मंदिर कहां पर है, तो ज्वालामुखी मंदिर हमें तमिलनाडु में देखने को मिलता है, सॉरी हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में हिडम्बा देवी मंदिर भी देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में ही। और नैना देवी मंदिर भी कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में नैना देवी मंदिर। गढ़कालिका मंदिर कहां पर है, तो गढ़कालिका मंदिर हमें उज्जैन मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, गढ़कालिका मंदिर। नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर कहां पर है, तो आप कहेंगे लिंगराज मंदिर सर हमें भुवनेश्वर के उड़ीसा में देखने को मिलता है लिंगराज मंदिर।
भुवनेश्वर उड़ीसा। दिलवाड़ा की जैन मंदिर कहां पर है? तो इनका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा कराया गया था। अरावली पर्वत के पास माउंट आबू पर देखने को मिलते हैं। इनका नाम है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। तो माउंट आबू राजस्थान में किसके द्वारा बनवाए गए थे? चालुक्य शासकों के द्वारा। ब्रह्मा जी मंदिर कहां पर? ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर राजस्थान में, है ना। कहां पर? पुष्कर राजस्थान में। बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? तो बृहदेश्वर मंदिर हमें कहां पर देखने को मिलता है? तंजौर तमिलनाडु में है बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैलाशनाथ मंदिर कहां पर है? कैलाशनाथ मंदिर तो आपको बताना कांचीपुरम में है कैलाशनाथ मंदिर, भुवनेश्वर में, खजुराहो में, इंदौर में है। तो कैलाशनाथ मंदिर कहां पर है? कांचीपुरम तमिलनाडु में है कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है ना। कांचीपुरम तमिलनाडु में देखने को मिलता है हमें कौन सा? कैलाशनाथ मंदिर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है रामनाथ स्वामी मंदिर कहां पर है? तो ये रामनाथ स्वामी मंदिर भी हमें तमिलनाडु में देखने को मिलता है, रामनाथ स्वामी मंदिर। अगला क्वेश्चन है सारनाथ मंदिर कहां पर है? तो सारनाथ हो चाहे आपसे पूछे कौन सा, चाहे आपसे पूछे सारनाथ के अलावा वाराणसी में हमें क्या देखने को मिलता है? वाराणसी में एक ज्योतिर्लिंग है, ठीक है ना। तो सारनाथ कहां पर? उत्तर प्रदेश में सारनाथ है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लोटस टेंपल, वहाई मंदिर भी जिसे कहते हैं। लोटस टेंपल हमें देखने को मिलता है नई दिल्ली। नई दिल्ली में लोटस टेंपल और अक्षरधाम दोनों है। ययाद्री मंदिर कहां पर है? तो ययाद्री मंदिर जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुए एक राज्य जिसका नाम है भुवनागिरी, तेलंगाना में देखने को मिलता है ययाद्री मंदिर। रामप्पा मंदिर कहां पर है? तो रामप्पा मंदिर भी हमें तेलंगाना में देखने को मिलता है। रामप्पा मंदिर कहां पर? तेलंगाना में है रामप्पा मंदिर। नेक्स्ट श्री विजय विठ्ठल मंदिर कहां पर है? श्री विजय विठ्ठल मंदिर, तो इस श्री विजय विठ्ठल मंदिर हमें देखने को मिलता है कहां पर? हम्पी कर्नाटका में है श्री विजय विठ्ठल मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास दक्षिणेश्वर मंदिर कहां पर है? तो दक्षिणेश्वर कहां पर है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है दक्षिणेश्वर मंदिर, जिसे महाकाली मंदिर भी कहते हैं, ठीक है ना। मां काली की पूजा यहां पर होती है। चूहों का मंदिर कहां पर है? तो चूहों का मंदिर है बीकानेर राजस्थान में। चूहों का टेंपल कहां पर है? बीकानेर राजस्थान। हेमकुंड साहिब कहां पर है? हेमकुंड साहिब, तो हेमकुंड साहिब आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे मुझे, हेमकुंड साहिब मंदिर कहां पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट भीम शंकर ज्योतिर्लिंग कहां पर है? भीम शंकर, है ना। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग हमें कहां पर देखने को मिलती है? भीम शंकर ज्योतिर्लिंग, ठीक है, चलिएगा। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग हमें कहां पर देखने को मिलती है? इसका आंसर आप मुझे करेंगे भीम शंकर ज्योतिर्लिंग। बेंगलुरु कर्नाटका, खजुराहो मध्य प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र या फिर गांधीनगर गुजरात में कहां पर है भीम शंकर ज्योतिर्लिंग, है ना। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग कहां पर है? एक बार इसका आंसर करेंगे तब आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो को आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक वगैरह कर सकते हैं। हम बहुत अच्छे से हम वीडियो को इसको कवर कर रहे हैं। तो हमें कहां पर देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। गोमतेश्वर मंदिर कहां पर है? गोमतेश्वर, तो गोमतेश्वर कहां पर है? कर्नाटका में। बाहुबली की, है ना, कितने फीट की प्रतिमा है? ये बाहुबली की प्रतिमा है और कहां पर है? कर्नाटका में है ना, जहां पर दूध का अभिषेक भी होता है। शोर मंदिर कहां पर है? तो शोर मंदिर जो है ये महाबलीपुरम में है, और महाबलीपुरम कहां पर? तमिलनाडु के महाबलीपुरम में है। नेक्स्ट कामाख्या मंदिर कहां पर है? तो कामाख्या मंदिर हमें देखने को मिलता है गुवाहाटी असम में, और यहां पर एक मेला भी लगता है जिसका नाम है अंबुबाची का मेला। कौन सा? अंबुबाची का मेला है। एनटीपीसी के लिए मैं आपको 4 स्टेप बता रहा हूं, आप यकीन मानिएगा अगर आपने 4 स्टेपों को फॉलो कर लिया तो बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर एग्जाम में कर जाओगे। आपको 4 स्टेप ये फॉलो करने हैं। 100 टॉपिक जो एनटीपीसी ने पिछली बार, यानी एनटीपीसी ग्रेजुएट, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और इस बार का एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर, उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स पूछे गए, और वो छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे थे जो हर कोई लास्ट टाइम रिवीजन नहीं करता। देखो हम बड़े बड़े टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं जो ट्रेंडिंग है, लेकिन छोटे लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवे, पोर्ट्स, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक पूछे जाते हैं एनटीपीसी में। इनका हम ना तो फाइनल रिवीजन करके जाते हैं, ना ही हमारे पास इनके नोट्स होते हैं। तो इनका फाइनल रिवीजन आपको करके जाना है। ऐसे ही आप बैठे होगे एक सरकारी पद पर मेरी तरह, अगर मेरी चीजों को फॉलो आपने किया तो छोटे छोटे टॉपिक है जैसे लोक नृत्य, वादक और वाद्य यंत्र, शास्त्रीय नृत्य, यूनेस्को और प्रमुख घराने। तो ऐसे ऐसे जैसे पिछली बार इनसे किसी से 2 नंबर, किसी से 1 नंबर, किसी से 1 नंबर, किसी 2 नंबर, किसी 1 नंबर, इस तरीके का पूछा गया। तो इनका कंपाइल मैंने कर दिया है सारे के सारे 100 टॉपिक्स का। दूसरा आपको टारगेट क्या करना है? दूसरा आपको टारगेट करना है यहां पर टॉप 40 टॉपिक। टॉप 40 टॉपिक ये वो है जो एनटीपीसी नहीं बल्कि हर एक वनडे एग्जाम बार बार पूछता है। कौन से 40 टॉपिक? तो आप जब यहां पर आओगे तो आपको दिखाई देंगे हमारे पास कंप्लीट 40 टॉपिक, ये वाला 40 टॉपिक वाला पार्ट, ये एनटीपीसी के 40 टॉपिक। जैसे साइबर अपराध से लेकर आप देखोगे, साइबर अपराध से लेकर हर प्रमुख पुस्तक और लेखक, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये हमने 40 टॉपिक पढ़े और पूरी की पूरी जीएस रिवाइज हो गई। इतना कॉन्फिडेंस अंदर से डेवलप होगा कि आपको लगेगा कि मैं कुछ ही घंटों में पूरी जीएस रिवाइज कर गया। तो इस तरीके के 40 टॉपिक हैं जो हर एक सब्जेक्ट और हर एक टॉपिक को टच करते हुए निकल रहे होंगे बेहतरीन कंटेंट के साथ। इसके अलावा आपको 1 साल के करंट अफेयर पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि रेलवे मतलब करंट अफेयर, करंट अफेयर का सबसे बड़ा रोल रहेगा। तो इसमें 1500 से ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, जिसका आप अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम से पहले जरूर जाना।
क्लियर है? तो ये आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला आपको स्टेप फॉलो करना छोटे छोटे टॉपिक्स 100, दूसरा स्टेप फॉलो करना लूसेंट वाला पार्ट, इसके अलावा एनालिसिस जो अभी हाल ही में पेपर हुआ था उसके आधार पर, चाहे आप इस वाले को कर लो चाहे आप इस वाले को कर लो, बात एक ही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 40 टॉपिक मतलब रामबाण, कुछ करो मत करो ये कर जाओ बस, है ना। इसके अलावा आपको करंट अफेयर ये आपको फॉलो करना पड़ेगा और अच्छे से रिवीजन कर जाओ। इतना मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आप 100% रेलवे में अच्छे से जॉब कर रहे होंगे। लेकिन जो मैंने कहा उन चीजों पर अगर आप अमल कर जाओगे तो, है ना, उन चीजों पर आप अमल कर जाओगे तो आप 100% सिलेक्शन ले जाओगे। नेक्स्ट, योगिनी मंदिर कहां पर है? तो योगिनी मंदिर मुरैना मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। योगिनी मंदिर मुरैना मध्य प्रदेश। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग कहां पर है? तो आपने विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग हमें काशी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। कैलाश मंदिर कहां पर है? तो एलोरा महाराष्ट्र में हमें कैलाश मंदिर देखने को मिलते हैं। एलोरा महाराष्ट्र, है ना, कैलाश मंदिर। नेक्स्ट, नैना देवी मंदिर कहां पर है? नैना देवी पूछे, हिडंबा देवी पूछे ये, और ज्वालामुखी पूछे, ये हमें देखने को मिलते हैं हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश। शुक्रेश्वर मंदिर कहां पर है? शुक्रेश्वर मंदिर। तो शुक्रेश्वर मंदिर को लेकर बात करें तो ये गुवाहाटी असम में देखने को मिलता है शुक्रेश्वर मंदिर, जहां पर अंबुबाची का मेला लगता है वहीं पर शुक्रेश्वर मंदिर है। मल्लिकार्जुन मंदिर कहां पर देखने को मिलता है? तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है जो कि हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है मल्लिकार्जुन। महाबोधि मंदिर कहां पर है? तो महाबोधि मंदिर हमें बिहार में देखने को मिलता है महाबोधि। नेक्स्ट, वरहालक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर कहां पर है? वरहालक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, तो ये हमें देखने को मिलता है कहां पर? वरहा नरसिम्हा लक्ष्मी मंदिर हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्लियर है यहां तक? ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, दक्षिणामूर्ति मंदिर, है ना, दक्षिणामूर्ति मंदिर कहां पर है? तो दक्षिणामूर्ति मंदिर है वडोदरा गुजरात में, दक्षिणामूर्ति मंदिर। कंदरिया महादेव कहां पर है? तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं कंदरिया महादेव के मंदिर, उसी का पार्ट है। वीरभद्र मंदिर कहां पर है? वीरभद्र। तो वीरभद्र को लेकर बात करें हमें कहां पर देखने को मिलता है वीरभद्र मंदिर? तो आपके वीरभद्र मंदिर हमें देखने को मिलता है किस क्षेत्र में? जैसे उनाकोटी हमें त्रिपुरा में देखने को मिलता है। कौन सा? उनाकोटी, है ना। उनाकोटी कहां पर देखने को मिलता है? त्रिपुरा में देखने को मिलता है। वैसे हमें वीरभद्र जो है वो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। हिडिंबा देवी मंदिर कहां पर है? अभी आपको बताया हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी मंदिर। नेक्स्ट आता हमारे पास मार्तंड सूर्य मंदिर कहां पर है? तो मैंने बात आपको बताया था अमरनाथ हो चाहे मार्तंड सूर्य मंदिर हो, ये जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहां पर है? तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर हमें त्रिवेंद्रपुरम केरल में देखने को मिलता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। हजारा राम मंदिर कहां पर है? हजारा राम मंदिर हमें कहां पर देखने को मिलता है आपको बताना। हजारा राम मंदिर ये हम्पी कर्नाटका में हजारा राम मंदिर है, हम्पी कर्नाटका। नेक्स्ट, द्वारिकाधीश मंदिर कहां पर है? तो गुजरात में देखने को मिलता है द्वारिकाधीश मंदिर। कहां पर? गुजरात में है द्वारिकाधीश मंदिर। गुरुदेश्वर मंदिर कहां पर है? तो मुरुदेश्वर मंदिर को लेकर बात करें तो कर्नाटका में देखने को मिलता है मुरुदेश्वर मंदिर। कहां पर? कर्नाटका में। उनाकोटी कहां पर है? तो मैंने आपको बताया जस्ट अभी, उनाकोटी त्रिपुरा में है। कहां पर है? त्रिपुरा में उनाकोटी। नेक्स्ट, सांची का स्तूप कहां पर है? सांची का स्तूप तो आप सभी को पता होना चाहिए, सांची का स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश। एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर है? तो आप सभी को पता है एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र की मुंबई में देखने को मिलती है एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं, जहां पर कैलाश मंदिर भी है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहां पर है? तो ये नर्मदा सॉरी ये हमारे पास कहां पर? उज्जैन में देखने को मिलती है। उज्जैन मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक है, और किस नदी के तट पर है ये आप आंसर मुझे करेंगे। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। जैसे ओंकारेश्वर नर्मदा पर है आप मुझे बताएंगे, वैसे ही ये वाली कहां पर है? त्र्यंबकेश्वर कहां पर है? नासिक महाराष्ट्र में है। यहीं से हमारे पास एक रिवर का ओरिजिन है जिसका नाम है गोदावरी रिवर। क्या नाम है? गोदावरी रिवर है। दांत का मंदिर कहां पर देखने को मिलता है? तो दांत का मंदिर हमें कैंडी श्रीलंका में देखने को मिलता है। और जो कमेंट बॉक्स में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर तो आप मुझे करेंगे ही करेंगे। और दूसरा मुझे ये बताएंगे कि क्या ये 10 मिनट खुद से बैठ के 10 मिनट क्या कभी 70 क्वेश्चन लगा सकते थे? नहीं, केवल वीडियो को सुनना है, याद तो खुद हो जाएगा, बस सुनते जाना है। जितनी भी मेरी 10 मिनट शो चल रहा बस उसे आराम से सुनते जाओ। मैं इतना विश्वास आपको दिला सकता हूं कि एग्जाम में आपको डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये बेस्ट क्वेश्चन है और 70 क्वेश्चन है, मामूली बात नहीं है 10-12 मिनट में कवर कराना। ठीक है, तो इससे पहले जितनी वीडियो हुई है उन्हें देख लेना। इसकी लिंक आपको पीडीएफ की कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, वहां से डाउनलोड करके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, अपना रिवीजन कर लेना। और वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जितना हो सके शेयर करेंगे ताकि सीरीज को बहुत अच्छे से हम ग्रो कर सकें। साथ ही साथ कमेंट छोड़ना आपका काम है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद। सभी को नमस्कार। उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। 10 मिनट शो ने जो जलवा दिखाया है एनटीपीसी एग्जाम में, क्या हर एक वीडियो के नीचे एक ही कमेंट थी कि एक एक वीडियो से 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे गए। अब आपका अंडर ग्रेजुएट, एनटीपीसी, इसके अलावा ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस का एग्जाम है। इन सभी एग्जामों के लिए मैं ये कहता हूं
10 मिनट 100 से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। हम 10 मिनट से लेकर 15 मिनट में एक कंप्लीट चैप्टर के 50 से 100 क्वेश्चन लगाएंगे, ताकि आपके आने वाले दिनों में हर जरूरी चैप्टर आपका बिल्कुल एकदम से 15-20 मिनट में कवर हो जाएगा। आप इस क्लास को ऐसा समझिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए ये सबसे बेहतरीन क्लास आपके लिए होगी। अगर आप केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं बहुत तेजी स्पीड के साथ, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसकी रिवीजन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो एक बार क्लास को देखने के बाद वहां से आप रिवीजन कर लेना पीडीएफ से, आपका चैप्टर खत्म। बिना टाइम गवाए आज स्टार्ट करेंगे हम 1857 की क्रांति, और इसके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एनटीपीसी एग्जाम लास्ट टाइम, इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और स्टेट एग्जाम में जो पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप याद रखेंगे इस समय पर गवर्नर जनरल था हमारे पास कैनिंग, और इसके बाद ही जो सत्तियां थी वो किसके हाथों में चली गई थी? महारानी के हाथों में चली गई थी, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किया था रानी बेगम हजरत महल ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने। वहीं बात करें किससे? वहीं बात करें हम कानपुर से नाना साहिब के द्वारा, जिनके बचपन का नाम था क्या? धौंदू पंत। अगर हम बात करें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हमारे पास लियाकत अली। लियाकत अली ने कहां से किया था? लियाकत अली ने इलाहाबाद वाले क्षेत्र से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित होती है? जो लिखी गई है एस एन सेन के द्वारा, सरकारी पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक का नाम है 1857 यानी 1857। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेरठ का प्रकोप गर्मी की आंधी की तरह अचानक और अल्पकालीन था। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में यह कथन किसका है? एस एन सेन का है, आरसी मजूमदार का है, एस बी चौधरी या फिर वीडी सावरकर? तो ये कथन है एस एन सेन का, उन्हीं का कथन था कि ये एक आंधी की तरह आया और खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित था? आपको पता है 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग होती है किसके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा, जिन्हें गदर का प्रथम सिपाही कहा जाता है, जो कि बलिया से बिलोंग करते थे, और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कौन थे? वो सैनिक थे। 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग 10 मई 1857 को होती है, और इसका नेता चुना गया था बहादुर शाह जफर को, और बख्त खां इनके सैनिक थे, ये आपको याद रखेंगे, मतलब इनकी सेना का नेतृत्व करते थे। ठीक है, अगर बात करें सर्वाधिक प्रभाव पड़ा अवध पर, और अवध को ही कहा जाता है सैनिकों की पौधशाला। क्या कहा जाता है? सैनिकों की पौधशाला। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो बेगम हजरत महल। तात्या टोपे ने किसका साथ दिया था? नाना साहिब का साथ दिया था तात्या टोपे ने, याद रखेंगे, चलेगा। कुंवर सिंह ने कहां से किया था? तो ये आरा से नेतृत्व किया था, बिहार की। नेक्स्ट अगला आता है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले प्रथम मुगल राजा कौन थे? तो आपको पता है बहादुर शाह जफर जो थे ना, उन्हीं को इसका नेता चुना गया था। 10 मई 1857 को इसकी स्टार्टिंग होती है। चर्बी लगे कारतूसों का यूज करना इसका मेन उद्देश्य था, मतलब इसी के कारण क्रांति शुरू हुई। 1857 के विद्रोह के विफल हुआ क्यों? ये विफल इसलिए हुआ क्योंकि इसमें कोई उचित नेता नहीं था, सब अपने अपने आप में नेता बन रहे थे, इसीलिए कारण ये विफल रहा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको बताना, नाना साहिब झांसी से नहीं बल्कि कहां से थे? कानपुर से। कुंवर सिंह कहां से थे? तो आपके कुंवर सिंह तो आरा से थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, बिल्कुल ठीक बात है। और लक्ष्मीबाई ग्वालियर से, बिल्कुल नहीं। आपसे पूछेगा 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से? मेरठ से, और अंत हुआ कहां से? ग्वालियर पर, है ना, ग्वालियर पर अंत हुआ। नेक्स्ट, ग्रीस लगी कारतूस का मुद्दा किससे संबंधित है? तो ये सीधी सी बात है 1857 की क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह का जनक कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे किसे कहा जाता है? इनफील्ड राइफल जो आई थी, जिसमें चर्बी लगे कारतूस जो है उसका यूज किया जा रहा था, वही तत्कालिक कारण बना था 1857 की क्रांति का। ये सभी कारण हो सकते हैं, लेकिन तत्कालिक कारण कौन सा था? वो था चर्बी लगा कारतूस, है ना, चर्बी लगा कारतूस जो था इसका मेन कारण था। 1857 के विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वीडी सावरकर। सिपाही विद्रोह के फैलने का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण था ग्रीस लगे कारतूस, यानी चर्बी लगे कारतूस का यूज करना ही इसका तत्कालिक कारण था। विद्रोह में पश्चिमी बिहार का सबसे उत्कृष्ट सैन्य नेता कौन था? तो आपको पता है तात्या टोपे ने किसका साथ दिया था? नाना साहिब का। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, ठीक है, और कुंवर सिंह कहां से थे? आरा बिहार से थे कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था? तो आप सभी को पता है कुंवर सिंह कहां से थे? बिहार से कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग कब होती है? तो 10 मई 1857 को होती है 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग। कानपुर शहर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार से कुंवर सिंह थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से लक्ष्मीबाई, और नाना साहिब थे जिनके बचपन का नाम था धोदू पंत। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में एक उल्लेखनीय नेता तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे को कहा जाता था रामचंद्र पांडुरंग, जबकि नाना साहिब को कहा जाता था धोंदू पंत। अगला क्वेश्चन आता है, बेगम हजरत महल का संबंध किससे है? तो आप सभी को पता है 1857 की क्रांति से संबंधित
संबंधित है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल और नाना साहिब कहां चले गए थे 1857 की क्रांति को छोड़कर? ये नेपाल चले गए थे। कहां पर चले गए थे? नेपाल चले गए थे 1857 की क्रांति में जब दमन हो रहा था। तात्या टोपे की समाधि कहां पर है? तो आप याद रखेंगे शिवपुरी में इनकी समाधि है तात्या टोपे की। 1857 के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद से कौन थे? तो आप सभी को पता इलाहाबाद से कौन थे? वो थे लियाकत अली। खान बहादुर खान बरेली से थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, और तात्या टोपे ने साथ दिया था किसका? नाना साहिब का। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। अगला, आजमगढ़ उद्घोषणा का संबंध किससे है? तो आप सभी को पता है इसका संबंध सिपाही विद्रोह यानी 1857 की क्रांति से। 1857 के विद्रोह के संबंध में किस शहर से नहीं है? कौन सा शहर इससे संबंधित नहीं है? ये सभी शहर संबंधित थे, लेकिन अमृतसर का संबंध इससे नहीं है। इसका प्रभाव अमृतसर पर नहीं देखने को मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं हुआ था? तो आप याद रखेंगे कौन सा प्रभावित नहीं हुआ था? चित्तौड़गढ़ जो है यहां से प्रभावित नहीं हुआ था। लखनऊ भी था, जगदीशपुर भी था और झांसी भी था, लेकिन चित्तौड़ का इसका संबंध नहीं है 1857 की क्रांति का। कालीन कैंपबेल के लखनऊ में 1857 के विद्रोह के किस नेता का दमन किया गया था? तो किसका दमन किया गया था? कैंपबेल ने किसका दमन किया था? तो वो थी हमारे पास बेगम हजरत महल, इनका दमन किया था कैंपबेल ने। नेक्स्ट, तात्या टोपे ने किस स्थान पर विद्रोहियों के साथ राजस्थान में प्रवेश किया था? तो यह स्थान था ग्वालियर। कौन सा स्थान था? ग्वालियर से प्रवेश किया था तात्या टोपे ने। कंपनी के अधिकारी जिनकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई, वो कौन थे? तो वो थे मेजर बर्टन। कौन थे? मेजर बर्टन थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी 1857 की क्रांति में, मेजर बर्टन। सन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक मित्र ने धोखा दे दिया था, जिसके कारण वो पकड़े गए और उनको फांसी दे दी गई थी? वो व्यक्ति कौन थे? वही थे जिनके बचपन का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। यानी कौन पकड़े गए थे? वो थे हमारे पास तात्या टोपे। कौन पकड़े गए थे? तात्या टोपे पकड़े गए थे। इनके दोस्त ने इन्हें क्या दे दिया था? धोखा। भारत में ब्रिटिश शासन में निम्नलिखित रियासतों पर विचार करिए और उन्हें क्रम अनुसार समझाइए। सबसे पहले कौन कौन से शामिल किए गए? सबसे पहले सितारा शामिल किया गया था, उसके बाद संबलपुर और उसके बाद झांसी को शामिल किया गया था। आप याद रखेंगे 3-2-1, यानी इन्हें इसी क्रम में शामिल किया गया, सतारा, संबलपुर और झांसी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग 1857 की क्रांति से कैसा था? तो शिक्षित जो वर्ग था ना तो उसने 1857 की क्रांति में भाग लिया और ना ही उसने मतलब विद्रोह किया, यानी वो तटस्थ थे, अकेले खड़े थे, उन्होंने कुछ भी हाथापाई नहीं की, वो तटस्थ खड़े थे शिक्षित वर्ग। 1857 के विद्रोह की पहली घटना कौन सी थी? तो वो थी 19वीं नेटिव इन्फेंट्री बहरामपुर में हुई थी सबसे पहली घटना। और मंगल पांडे कहां से थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे, बैरकपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का कारण था? तो आप याद रखेंगे नाना साहिब को पेंशन देने से मना कर दिया गया क्योंकि वह उसके साम्राज्य का स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण 1856 में लखनऊ पर कब्जा किया गया नहीं, इसके कारण नहीं किया गया था। यह बिल्कुल सही है, केवल एक कथन सही है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण नहीं किया गया था। किसका? लखनऊ पर कब्जा। जनरल बढ़त खां, बढ़त नहीं है ये, बख्त खां, जनरल बख्त खां और अजीमुल्ला बान 1857 की क्रांति में कहां के नेता थे? जनरल बख्त खां कहां के थे? तो ये बहादुर शाह जफर जो थे ना, उनके ही नेता थे, मतलब उनका ही नेतृत्व कर रहे थे डायरेक्टली। और ये कहां से थे? दिल्ली से थे। जबकि अजीमुल्ला बान जो थे वो आराही से थे। कहां से थे? आराही से थे। नेक्स्ट, विद्रोह के निम्नलिखित नेताओं में से कौन नेपाल भाग गया था? तो दो व्यक्ति थे, एक थी बेगम हजरत महल और एक थे नाना साहिब। ये दोनों नेपाल चले गए थे और नाना साहिब पकड़े नहीं गए थे, ऐसे नेता थे। तो आप याद रखें 2 और 4 एकदम से करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का कारण था? ग्रीस लगे कारतूस बिल्कुल कारण था, है ना। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों को कम वेतन देना बिल्कुल कारण था। ब्रिटिश साम्राज्य सामाजिक सुधार, है ना, बिल्कुल ये सभी के सभी कारण थे। क्यों सुधार? मतलब जैसे सती प्रथा का अंत करना, जैसे विधवा विवाह कराना, ये सामाजिक सुधार अगर अंग्रेज कर रहे थे तो उससे भारतीयों को उस समय पर दिक्कत हो रही थी। उनका कहने का मतलब था तुम धर्म के साथ छेड़छाड़ करने हो, यानी सारे के सारे कथन ठीक होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन की प्रकृति के बारे में लिखा है कि यह ना तो पहला है और ना ही राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता का युद्ध है? यह किसके द्वारा किया गया? यह है आर मजूमदार के द्वारा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? 1857 की विफलता का सीमित क्षेत्रीय सामाजिक आधार, संसाधनों की कमी, हिंदू मुस्लिम संघर्ष। हिंदू मुस्लिम संघर्ष तो उस समय पर हुआ ही नहीं। केंद्रीय नेतृत्व का अभाव बिल्कुल ठीक बात है। संसाधनों की कमी बिल्कुल ठीक बात है। सीमित क्षेत्र यानी बहुत बड़े क्षेत्र पर नहीं फैला, यानी 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 बिल्कुल एकदम से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? देखो, कृषि मजदूर बिल्कुल भाग लिया, किसानों ने भाग लिया, साहूकारों ने भाग लिया, लेकिन साहूकारों ने भाग नहीं लिया था, है ना, जमींदारों ने भाग लिया था, तभी तो उनकी जागीरें छीन ली गई थी।
तो इसका मतलब साहूकारों ने भाग नहीं लिया था, बाकी सभी ने भाग लिया था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को ईसाइयों के विरुद्ध कट्टर धर्मवादी का युद्ध कहा है? तो ये कौन थे? ये थे हमारे पास LER वीज के द्वारा ये कथन कहा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? कानपुर, नाना साहिब, बिल्कुल ठीक बात है, कानपुर से नाना साहिब थे, है ना। इसके अलावा आप याद रखेंगे, ठीक, तात्या टोपे, हाँ, इलाहाबाद से लियाकत अली, बिल्कुल ठीक बात है, फर्रुखाबाद से तुफजल हसन खां, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, सभी के सभी सुमेलित हैं, ये सभी सही नेतृत्व हैं। दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान, लड़ाई के दौरान प्राप्त एक नश्वर घाव के कारण निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी की जल्द ही मृत्यु हो गई थी? तो उन ब्रिटिश अधिकारी का नाम था निकोलसन, जनरल जॉन निकोलसन था, जिनकी हत्या हो गई थी। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा ना तो पकड़ा गया और ना ही मारा गया था? ये चले गए थे नेपाल, इनका नाम था नाना साहेब यानी धोंडू पंथ। ये ना तो पकड़े गए थे ना ही मारे गए थे। निम्नलिखित में से कौन अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड का दत्तक पुत्र था? तो आप याद रखें, उनका नाम था नाना साहिब यानी धोंडू पंत जो है वो बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले व्यक्तिगत सिद्धांत द्वारा कब्जाया गया था? तो इसका नाम था सतारा। सतारा सबसे पहले कब्जाया गया था व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर। मंगल पांडे की ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चलाने की घटना किस स्थान पर देखी गई? तो मंगल पांडे कहां के थे? मंगल पांडे थे बैरकपुर, वेस्ट बंगाल, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। निम्नलिखित में से 1857 के नेता में से कौन सबसे पहले अपने प्राणों की आहुति दी? इन्हें कहा जाता है गदर का प्रथम सिपाही, यानी मंगल पांडे यूपी के बलिया से बिलोंग करते थे। 1857 में बरेली का नेतृत्व किसने किया था? वो थे खान बहादुर खान, बरेली से खान बहादुर खान। निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक को कुशासन के बहाने अंग्रेजों ने सत्ता से हटा दिया था? ये आपको आंसर देना होमवर्क में, ये होमवर्क का आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने अंततः पराजित किया था? कहां पर पराजित हुई थी? तो ये था हमारे पास कोठा की सराय, यहां पर ये पराजित हुई थी। जबकि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो बनारस की रहने वाली थी, इनके बचपन का नाम मनु या फिर मणिकर्णी का था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। मेरठ की तीसरी घुड़सवार सेना किस सिपाही ने विद्रोह किया था? कब किया था? 10 मई 1857 को विद्रोह हुआ था स्टार्ट मेरठ में। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खां के द्वारा किया गया था दिल्ली में। गवर्नर जनरल जिसने कर्नाटक नवाब और तंजौर के राजा की उपाधियों को समाप्त कर दिया और नाना साहेब की पेंशन को इंकार कर दिया, यह था डलहौजी, जिसे कहते हैं हड़प नीति लेकर आया था डलहौजी, वही व्यक्ति था। 1857 के विद्रोह के समय सेना, भारतीय सेना और यूरोपियन सेना का अनुपात क्या हुआ करता था? उसके बाद हो गया था 2:1, है ना, और पहले हुआ करता था 6:1। क्या हुआ करता था? 6:1, फिर हो गया 2:1। अब आपको ये इसका आंसर करना होमवर्क में, ये रहा हमारे पास, एक तो जो मैंने पूछा था वो, और एक जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। अब मुझे बताएंगे 50 क्वेश्चन आपके लगभग 10-12 मिनट में हो गए। इससे बेस्ट रिवीजन अगर कोई सा हो तो मुझे बता देना। सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट चाहूंगा कि आप सभी को क्लास कैसी लगी। दूसरा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। तीसरा, शेयर करना नहीं भूलेंगे और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। छोटे से 10 से 12 मिनट क्या आपके चैप्टर का पूरा रिवीजन करा रहे हैं? हाँ या ना? इस क्लास को कंप्लीटली देखा करो, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन दिखाएंगे। क्योंकि यही अगर टॉपिक में कराने लगता लाइव क्लास में तो इसमें 1.5 से 2 घंटे जाते, लेकिन मैं आपको 10 से 12 मिनट में केवल रिवीजन के तौर पर ही करा रहा हूं। याद रखिएगा, अंडर ग्रेजुएट हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे हमारे पास दिल्ली पुलिस एग्जाम हो, डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे, जैसा अभी एनटीपीसी में देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके की वीडियो में। ख्याल रखिएगा, सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।